अब खबरें विस्तार से। विधानसभा सत्र की कार्यवाही के 5वें दिन नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जवाब दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर जो योजनाएं हैं वो बंद नहीं की जाएंगी और ना ही बदला जाएगा उनका नाम। सीएम ने सदन में कहा कि सरकार ने हिम केयर और सहारा योजना भी बंद नहीं की है। पूर्व सीएम बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं वो सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी जी के पूर्व सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है सदन में, वो बात सही नहीं है। और जो योजनाएं होती है, जो पिछली योजनाएं होती है, वो कंटिन्यूटी प्रोसेस में होती है। जो कुछ चेंज की जाती है उसके नाम के आगे लिखा होता है। हमने हिम केयर को अभी बदला नहीं है, हिम केयर योजना को अभी चली है, उसमें और सुधार की जरूरत है, उसको और सुधार भी कर रहे हैं। और सहारा योजना, दोनों योजनाओं को हमने जारी रखा है। जो समाज के हित में और हिमाचल के लोगों के हित में जो भी योजना होगी, हमारी सरकार उनको जारी रखेगी। तो विधानसभा सत्र के 5वें दिन सदन में बजट पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही लोन लेने शुरू कर दिए। बजट स्पीच में कुछ और है और बजट बुक में कुछ और। हिमाचल को 18,130 करोड़ रुपए केंद्र से विभिन्न योजनाओं के तहत मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग का कहीं भी आभार व्यक्त नहीं किया गया, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा। सरकार ने बदले की भावना के तहत पूर्व सरकार में खोले गए संस्थान बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकार को डी नोटिफिकेशन का निर्णय वापस लेना चाहिए। इस दौरान जयराम ठाकुर ने ओपीएस और कांग्रेस की गारंटियों के साथ साथ विधायक निधि रोके जाने को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार की योजनाओं का गला घोंट दिया गया है। हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना का पैसा लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। विपक्ष जन विरोधी निर्णयों का पूरी तरह से विरोध करेगा। यह बजट खोखला है और इसका समर्थन मैं नहीं कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बल्क ड्रग फार्मा पार्क 3 मिले पूरे देश भर में, और 3 पूरे देश में मिले, उसमें से 1 हिमाचल प्रदेश में मिला, ऊना में मिला, और माननीय उप मुख्यमंत्री बड़े सौभाग्यशाली है, उनके क्षेत्र में मिला है। और मेडिकल न तो वो ऐसे नहीं दिया था, नहीं वैसा जो आप जो सोचते हैं वो अलग ही सोचते हैं ना, गलत मत सोचिए उसको। हमने हिमाचल के लिए लाना था, जगह वहां मिली तो वहां किया। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश में मिला, और ऐसे में हमको कम से कम धन्यवाद करना चाहिए था। इस बात को भी हमको जरूर कहना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। कंक्लूड प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आपने एक और बात का कहा कि हम मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन जो है उसकी हम शुरुआत करना चाह रहे हैं। 250 हेक्टेयर के इस पर जो है हम पौधारोपण करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं, मैं पूरे प्रदेश के लिए बहुत छोटा सा एक, आपने 250 हेक्टेयर क्या होता है, इस तो बहुत कम है ये। और कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट में ये कहना चाह रहा हूं, आप देखिए। तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये आरोप विधानसभा पर लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हवाले से, विपक्ष के हवाले से आपको मालूम ही है कि जब से सरकार बनी है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सड़क हो या फिर सदन हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो बजट सत्र को सुबह से कवर करते आए हैं। खास बातें क्या रही उन्होंने बताया, साथ ही नेता प्रतिपक्ष हमलावर नजर आए। राजेंद्र, हमने ये देखा, लेकिन जो आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से लगाए गए हैं सरकार पर, उसका कहीं ना कहीं जवाब भी आया है। राजेंद्र, बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया है बीच बीच में, क्योंकि उनका जो कंक्लूजन है चर्चा का, वो चर्चा के अंतिम दिन होगा। तो आज चर्चा की शुरुआत अभी थी, अभी कल भी चर्चा जारी रहेगी, और उसके बाद जब सब विधायक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बोल देंगे, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री चर्चा का उत्तर देंगे अंत में, और फिर उसके बाद बजट पास होगा। लेकिन आज जिस प्रकार से आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया, उन्होंने कहा कि आपने जो विधायक का इंस्टीट्यूशन है उसको कमजोर कर दिया है, और जो 50 लाख रुपए की अंतिम किस्त थी विधायक विकास विधानसभा क्षेत्र विकास निधि की, उसका है। तो इसके ऊपर मुख्यमंत्री ने कहा कि
अब सोचा जाएगा क्योंकि अगला बजट पेश कर दिया है, तो जो किस्त है उसको भी बहाल किया जा सकता है, विधायक विकास निधि को बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो आरोप नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगाए गए थे कि पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया है, उनको भी मुख्यमंत्री ने नकारा है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुरानी किसी भी योजना को फिलहाल बंद नहीं किया गया है और जहां तक हिमकेयर और आयुष्मान की बात है तो इन योजनाओं को प्रदेश सरकार जारी रखेगी। और उन्होंने कहा एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात जोड़ी कि हिमकेयर योजना क्योंकि प्रदेश सरकार की योजना है। राजेंद्र, चूंकि आपकी आवाज सही तरीके से नहीं समझ में आ रही है, जो अब तक समझ में आया कि आरोपों के भंडार अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। पूर्व सीएम के हवाले से मौजूदा सीएम ने कहा कि पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष, दर्शकों को हम बता दें, राजेंद्र जुड़ेंगे आपसे, रुख करेंगे आपका। नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि माफ कीजिएगा, मौजूदा सीएम ने कहा, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, कि नेता प्रतिपक्ष बढ़ा चढ़ाकर बातें कहते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर होते हुए कहना था कि इस सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं वो जन विरोधी हैं। इसका ना सिर्फ हम विधानसभा में, सदन में विरोध कर रहे हैं, बल्कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी हम देखते आए हैं तस्वीरें कि सिग्नेचर कैंपेन हो या फिर सड़कों पर उतरना हो, उनकी तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जाते रहे, खासकर डीनोटिफिकेशन। इसके अलावा पिछले दिनों हमने देखा कि HPSSC को लेकर भी सरकार की तरफ से जो बातें कही गई उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर नजर आया। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि अब तो हमने देखा है कि पिछले दिनों जो तलबा हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से एक यात्रा भी निकाली गई थी ताकि इसको हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन को, स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन को बहाल किया जाए। तो बात सदन की हो रही है, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं राजेंद्र का। राजेंद्र, इसके अलावा क्या कुछ बड़ी बातें कहीं? डीनोटिफिकेशन का मसला सरकार बनने के बाद से बहुत उरूज पर रहा है। डीनोटिफिकेशन पर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष हमलावर होते हुए नजर आए, तो जवाब में बाहर आकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते हैं कि पूर्व सीएम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि इन दोनों के आरोप और प्रत्यारोप पर हिमाचल प्रदेश की जनता क्या कुछ कह रही है और कैसे देख रही है? अब सना, अभी क्योंकि शुरुआत सरकार की हम कह सकते हैं, शुरुआती दौर है और पहला बजट सत्र कांग्रेस सरकार का है। अब इस बजट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो घोषणाएं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की हैं अपने बजट में, उनको कैसे इनमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, और पूर्व सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसा नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं, क्या उन योजनाओं को बंद किया जाता है या शुरू किया जाता है। हालांकि सीएम ने ये स्पष्ट कर दिया कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना जिस प्रकार से चली है वो चली रहेगी, और अगर हिमकेयर में जहां सुधार की गुंजाइश है वहां सुधार भी किया जाएगा। तो ये स्थिति आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दी। वहां विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने घोषणाएं जरूर कर दी हैं, नई योजनाएं भी शुरू कर दी हैं, लेकिन बजट का प्रावधान इन नई योजनाओं में नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने सदन में आज कहा कि बजट का शुरुआती प्रावधान किया गया है और जिस प्रकार से बजट खर्च होता जाएगा उस प्रकार से बजट डाला भी जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो ऐसे में कितने बजट का प्रावधान प्रदेश सरकार कर पाती है, क्योंकि OPS की घोषणा भी प्रदेश सरकार ने कर दी है। इसके अलावा अन्य सेक्टर्स के लिए भी जिस प्रकार से फंड अलॉट किया है, तो अब देखना ये होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रदेश सरकार कैसे कर पाती है, और जो घोषणाएं की गई हैं अगर उनको किस प्रकार से ग्राउंड पर उतारा जाता है, लागू किया जाता है, उसके बाद फिर जनता की राय हम कह सकते हैं उसके बाद बनना शुरू होगी। लेकिन अभी शुरुआती दौर ये प्रदेश सरकार का भी, और क्योंकि सरकार भी इस बात पर कहीं ना कहीं जवाब देती हुई नजर आई कि अभी तो हम कुछ ही महीने हुए, 3 महीने से ज्यादा का अरसा ही गुजरा है और अभी से हमारे से सवाल किए जा रहे हैं, यानी सोच समझकर विपक्ष बैठा हुआ है, ऐसे आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगाते हुए देखे गए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो खफगी नाराजगी का इजहार कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए नेता प्रतिपक्ष। उनका ही कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट दिया गया, जो पैसे दिए गए हिमाचल प्रदेश सरकार को, उसका आभार भी, शुक्रिया भी अदा नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं से नाराजगी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। आज सीएम सुक्खू ने शराब के ठेके नीलाम करने को लेकर सदन में जानकारी दी। सीएम ने सदन में कहा कि आबकारी नीति के तहत शराब ठेके नीलामी के बाद पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा मुनाफा हुआ है। पिछले साल मात्र 1296 करोड़ रुपए की आय हुई
थी, जबकि इस बार ऑक्शन में कम टेंडर के जरिए 1815 करोड़ की आय हुई है। मिल्क सेस के जरिए 120 करोड़ की आय अनुमानित है। पूर्व सरकार हर साल केवल 10% बढ़ोतरी के बाद ठेके आवंटित करती रही थी। वहीं बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में ई वाहनों के लिए प्रदेश के हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का सवाल सदन में गूंजा। इस मामले में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि चार्जिंग स्टेशन के लिए हाईवे पर अब तक 207 स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं और सरकार 408 और स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनवाएगी। जबकि सीएम ने सदन में कहा कि इलेक्ट्रिक बसें चलाने से पहले सरकार आधारभूत ढांचा तैयार करेगी। इसके लिए 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की भी योजना सरकार की है और इसके लिए सरकार का ग्रीन सेस लगाने का कोई विचार नहीं है। वहीं पंजाब में तनाव की स्थिति पर हिमाचल में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसको लेकर सीएम प्रदेश में आने वालों की चेकिंग के निर्देश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं, लेकिन साथ में ही उन्होंने कहा है कि चेकिंग के दौरान सैलानियों को यानी टूरिस्ट को तंग ना किया जाए। हमने अपने डीजीपी साहब को निर्देश दिए हैं कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक है या और है उनको भी तंग ना किया जाए और कोई ऐसा व्यक्ति भी अनवांटेड ना आए हिमाचल की बाउंड्री में, तो सब प्रकार की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है और मुझे नहीं लगता कोई अभी ऐसी कोई ज्यादा बड़ी वारदात है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है और हमने हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी का हाई अलर्ट भी कर रखा है। तो पंजाब में तनाव की स्थिति पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पंजाब में शांति भंग करने वालों के खिलाफ जिस तरह की जरूरत थी वो एक्शन ले लिया गया है। देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वाली ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रिटेन में भारत के झंडे को उतारने की कोशिश की गई, जो देश या देश के झंडे के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश पहले है, देश के लिए हम एकजुट हैं। देखिए, पंजाब में पिछले कुछ अरसा से आप देख रहे थे कि ना तो थाने सुरक्षित रहे, ना ही जेलें सुरक्षित रही और थानों पे भी हमले किए गए और जेलों में भी जो है गोलियां चली और उसके चलते पंजाब में जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं, जो शांति भंग करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़े एक्शन की ज़रूरत थी और जिस ढंग से अभी ये एक्शन हुआ है ये रिक्वायर्ड एक्शन है और किसी भी ताकत को देश की एकता और अखंडता के खिलाफ ना बोलने की इजाज़त है, ना ही जो है इसमें तोड़फोड़ करने की सोच कोई रख सकता है। और इसलिए जैसे आज हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में भी भारत के झंडे को उतारने की कोशिश हुई है। ये ताकतें कभी भी सिर नहीं उठा पाएंगी। ये देश हम सब के लिए सुप्रीम है और जो भी देश के साथ या देश के झंडे के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा वो उसके खिलाफ एक्शन होके रहेगा और उसके लिए सारा देश इकट्ठा है। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर नूरपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नूरपुर में कडवाल सहित कई जगहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पंजाब पुलिस की तरफ से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पकड़ने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर नूरपुर के बॉर्डर वाले इलाकों में भी पुलिस चौकस है और वाहन की तलाशी ली जा रही है। जी, जैसे कि परसों से ही हमें अलर्ट था, जैसे कि जब पंजाब में अलर्ट हो गया तो उसके बाद हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी अलर्ट था, तो उसी के ऊपर हमारे एसपी सर ने आदेश दे दिए थे। सारे भी जितने भी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर हमने चेकिंग बढ़ा दी थी और चेकिंग 24/7 चल रही है। इसी के उपरोक्त मैं कल भी और आज भी मैंने सुबह विजिट किया है और चेकिंग में हमने देखा कि सारी गाड़ियों को हम चेक कर रहे हैं एज पर द नॉर्म्स, जो भी हम किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ हम सबको चेक कर रहे हैं ताकि हमारी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स वो पूरे सेफ रहे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के घर पुलिस भेजने की कड़ी आलोचना की है और कहा कि भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कांग्रेस नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है, जिसे कांग्रेस कभी नहीं सहन करेगी। देहरा के मानगढ़ गांव के आर्मी जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार धवाला रोड पर शिवनाथ में बाइक और स्कूटी की टक्कर में आर्मी जवान डिंपल भारद्वाज घायल हो गए, जिसके बाद सीधे उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन जवान को बचाया नहीं जा सका। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं और नालागढ़ का रुख कर लेते हैं। नालागढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मानपुरा में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। ये आग तकरीबन शाम में लगी थी और शाम से अब रात हो चुकी है। उस वक्त ये खबर आई थी कि दमकल विभाग की 3 से 4 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने से करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आग लगी थी और आग बुझाने के लिए दमकल विभाग का अमला मौके पर मौजूद था। पुलिस प्रशासन भी मौके पर जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिर आग किन कारणों से लगी है। नालागढ़ के मानपुरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह का पता अभी तक नहीं पता चल पाया है। साथ ही आपको बता दें कि 3 से 4 दमकल विभाग की गाड़ियां हैं जो मौके पर मौजूद हैं। राहत की बात यह है कि ये फैक्ट्री शहर से रिहायशी इलाकों से दूर बनी हुई है, इसलिए ज्यादा किसी तरह के जानी नुकसान की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। आसपास के कहा जा रहा है कि मकान थे जिन्हें 30 से 40 मकान थे जिसमें लोग रहते थे, उसे खाली करा लिया गया है, लेकिन क्या अभी तक आग पर काबू पाया गया है या नहीं, ये हम जानने की कोशिश अपने संवाददाता से करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर जांच कर रहा है। तकरीबन शाम को ये आग लगी, शाम से अब रात हो चुकी है। आग पर काबू पाया नहीं गया है और आग किस वजह से लगी है इसका भी पता नहीं चल पाया है। आगे बढ़ेंगे। शिमला के संजौली में बाईपास के पास एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। गनीमत ये रही कि फौरन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में आग की हीटर की वजह से आग लगी। और अब बात मौसम की। शिमला में लगातार चौथे दिन मौसम खराब है। शिमला में दोपहर से हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने शिमला के साथ साथ प्रदेश के कई इलाकों में 23 मार्च तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। तो शिमला में लगातार चौथे दिन मौसम खराब है और मौसम में तब्दीली से लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ रहा है। जो कपड़े उन्होंने संदूक में बंद कर दिए थे उन्हें दोबारा निकालने की जरूरत पड़ रही है, यानी तापमान में कहीं न कहीं तब्दीली देखी जा रही है। लोग छाता लेकर अपनी दिनचर्या और मामूलात जिंदगी गुजारते हुए देखे जा रहे हैं, तो वहीं बागबानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। लगातार शिमला में चौथे दिन का ये मंजर है। न सिर्फ शिमला बल्कि अधिकांश इलाकों में हिमाचल प्रदेश के बारिश आज हुई है। कहीं पर रुक रुक कर बारिश तो कहीं पर मूसलाधार बारिश, और इस बारिश की वजह से बागबानों के चेहरे खिले हैं। शिमला के नजदीक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा में बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में आप बर्फबारी को देख सकते हैं। तो बर्फबारी से तापमान गिर चुका है। ये तस्वीरें पर्यटन स्थल नारकंडा की हैं जहां पर बर्फबारी हुई है। जो पर्यटक यहां पहुंचे हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं और पर्यटन विभाग या पर्यटन क्षेत्र में भी इसे एक अच्छा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि उमूमन ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी नहीं हो रही है। तो जो पर्यटक यहां पर मौजूद हैं वो काफी खुश हैं। आगे बढ़ लेते हैं। बीते दिनों से मनाली और आसपास के इलाकों में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हैं। रोहतांग पास अटल टनल, रोहतांग और सिस्सू में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से पहाड़ सफेद दिखाई देने लगे हैं। बर्फबारी होने के बाद यहां आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ गई है। मार्च के महीने में हो रही बर्फबारी पर्यटकों और कारोबारियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी खूब भा रही है।
फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।